नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं मुगल कालीन प्रशासन की। जी हाँ दोस्तों, और उस समय में जो शासक रहे हैं उन शासकों ने कैसे मुगलों का सहयोग किया या मुगलों का विरोध किया, हम उसके बारे में आज चर्चा करने वाले हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने, है ना, मुगल जो शासक हैं उनके बारे में चर्चा की थी। दोस्तों, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा पहले, और वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर से दबा दीजिएगा, ठीक है दोस्तों, और चाहे तो शेयर भी कर सकते हैं। दोस्तों, बात कर रहा हूं मुगल कालीन प्रशासन की। जी हाँ दोस्तों, मुगल कालीन प्रशासन की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों, मुगलों के समय की जब बात अगर अपन करते हैं तो यूं समझ लीजिए आप कि ये जो मुगल थे ना दोस्तों, इन मुगलों के, है ना, भारतीय तथा विदेशी प्रणाली जो थी उनका मिला जुला रूप यहाँ पर देखने को मिलता है। यानी कि कुछ भारतीय प्रणाली और कुछ विदेशों से, जैसे ईरान, अरब या इस तरह की जो चीज़ें हैं, इस तरह की जो परंपराएं हैं राज व्यवस्थाएं में, उनका मिला जुला रूप हमको यहाँ पर देखने को मिलता है। बादशाह जो था, यानी कि मुगल बादशाह जो था दोस्तों, वो अधिपति यानी सबसे बड़ा सर्वे सर्वा माना जाता था। और उसके बाद में वकीले मुतलक, जिसको आप वजीर कह सकते हो, वो बादशाह का एक खास आदमी माना जाता था। यानी यूं कह सकते हो कि बादशाह के बाद में अगर कोई व्यक्ति मुगल काल में सर्वे सर्वा होता था तो वो वकील ए मुतलक होता था। वजीर से आप इसे याद कर सकते हैं। उसके बाद बादशाह के बाद सबसे बड़ा अधिकारी था और प्रधान सद्र मीरे समा नाम के दीवान वित्त विभाग का प्रमुख होता था। सद्र मीरे समा, ध्यान रखिएगा, मीरा से आप याद करेंगे इसको, है ना। तो ध्यान रखिएगा कि जो मीरा थी ना, उसके पास में एक जमाने में बहुत सारा क्या था, पैसा था, वित्त था, उससे आप याद कर सकते हैं। तो वित्त विभाग का जो मेन व्यक्ति था, खास व्यक्ति था, प्रमुख व्यक्ति था, उसका नाम उस पोस्ट का नाम क्या है? सद्र मीरे समा, सद्र मीरे समा, ठीक है दोस्तों। फिर उसके बाद में प्रांतीय अगर शासन की बात करें, अब प्रांतीय शासन का मतलब क्या है? प्रांतीय शासन का मतलब यह है कि जो छोटे छोटे प्रांतों में, है ना, अपनी जो शासन व्यवस्था होती थी उनको राजा महाराजा यानी कि मुगल काल में इनको बांट दिया जाता था और उन्हें सूबा कहा जाता था। सूबे का जो प्रमुख होता था उसे सूबेदार कहा जाता था। सूबों में विभक्त था, जो अकबर के समय 15 थे और बाद में इनकी संख्या औरंगजेब के समय में बढ़ाकर कितनी कर दी गई थी? 21, यानी कि 21। तो जो अकबर है, अकबर के समय में 15 और उसके बाद में कितनी कर दी गई? 21, यानी कि 21 कर दी गई। इनमें सूबेदार, दीवान, सदर काजी, प्रांतीय बख्शी, कोतवाल आदि अधिकारी हुआ करते थे। जिले का शासन फौजदार, अमलगुजार, मालगुजारी का अधिकारी, बतीकची, सिकदार, जिसको परगना प्रमुख कहते हैं, आमिल, मुंसिफ, फौजदार जो है खजांची, और कानून गो, पटवारी और अधिकारी के हाथों में हुआ करता था। बादशाह प्रधान सेनापति होता था। जी हाँ दोस्तों, जो बादशाह होता था उसको सबसे बड़ा सेनापति माना जाता था। सेना मनसबदारी प्रथा पर आधारित थी और मनसबदारी जात और सवार में विभक्त है। जी हाँ दोस्तों, सेना जो थी उसमें अलग अलग मनसबों में बांट रखा था और मनसबदारी जात और सवार के अंदर, यानी कुछ तो पैदल और कुछ घुड़सवारी या जो है हाथी की सवारी वगैरह वगैरह पर इन सैनिकों को बांटा हुआ था। तो ये कुछ मुगल कालीन प्रशासन की हम लोगों ने यहाँ पर बात की। अब हम लोग दोस्तों यहाँ पर, है ना, अब बात करते हैं सत्ता के साथ में प्रतिरोध और सहयोग राजस्थान के संदर्भ में। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान के जो शासक रहे हैं उस समय के, है ना, उन शासकों ने किस प्रकार से यहाँ पर जो है सहयोग किया, या फिर यूं कह लीजिए कि कुछ जो शासक हैं उन्होंने क्या किया? विरोध किया। यहाँ पर किसका विरोध किया? तो यहाँ पर जो है अकबर का या मुगलों का विरोध किया। उनकी हम थोड़ी सी यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं दोस्तों, है ना। तो देखो, सबसे पहले हम लोग अगर बात करें राव शेखा, हमीर चौहान, महाराणा प्रताप, राव चंद्रसेन, बीकानेर के राजा राय सिंह की, और उसके अलावा हम अगर बात करें सवाई जयसिंह की, अमर सिंह राठौड़ की, तो ये वो शासक रहे हैं दोस्तों जो मुगलों के समय में रहे थे। किसी किसी शासक ने जो है मुगलों का सहयोग किया और किसी ने मुगलों का बहुत घोर विरोध भी किया था दोस्तों, है ना। उनकी अगर हम बात करें और थोड़ा सा आगे अगर चलें दोस्तों, तो हम यहाँ पर क्या देखते हैं कि राव शेखा की अगर हम सबसे पहले बात करें, राव शेखा का चित्र भी आप लोगों को यहाँ पर नजर आ रहा होगा। राव शेखा, महाराव शेखा का जन्म 24 सितंबर 1433 ईस्वी को हुआ था।
इनके पिता मोकल और माता का नाम निर्वाण था। जी हाँ दोस्तों, ध्यान रखिएगा कि इनके पिताजी का नाम जो है ना रावशेखा के क्या था, मोकल था, और दूसरी बात क्या, माता का नाम जो था ना वो क्या था, तो माता का नाम आपको ध्यान में रखना है, वो था निर्वाण। जी हाँ, राव मोकल आमेर राज्य के अंतर्गत आने वाले नान के शासक। जी हाँ दोस्तों, ध्यान रखिएगा, आमेर के अंतर्गत एक है ना स्थान आता है जिसका नाम है नान। नान के शासक थे। 1445 ईस्वी में 12 वर्ष की उम्र में शेखा ने अपने पिता का उत्तरदायी संभाल लिया था। जी हाँ, बहुत कम समय की आयु में, जी हाँ मात्र 12 वर्ष की आयु में राव शेखा ने जो है उत्तराधिकारी जो है पद जो है वो ग्रहण कर लिया था। आमेर जयपुर के शासक उदयकरण ने शेखा को महाराव की उपाधि प्रदान की थी। ध्यान रखिएगा कि जो आमेर के शासक थे उस समय उनका नाम था उदयकरण। जी हाँ, क्या नाम है, उदयकरण। उदयकरण, अब हमने क्या बताया, आमेर जो है, आमेर के अंदर एक छोटा सा जगह आती है जिसका नाम है नान। नान के शासक थे इनके पिताजी, जिनका नाम क्या था, मोकल था। मोकल की जो है मृत्यु होने के बाद उत्तराधिकारी पद किसने संभाल लिया, राव शेखा ने। और राव शेखा को कौन सी उपाधि, तो ध्यान रखिएगा महाराव की उपाधि दी गई थी। 16 वर्ष की उम्र में मुल्तान, सेवार, नगलचर के सांकला राजपूत पर अचानक आक्रमण कर विजय प्राप्त करना शेखा का पहला सफल अभियान था। जी हाँ दोस्तों, ये जो प्रमुख जगह है मुल्तान, सेवार, नागरचर के सांकला, तो इन पर क्या किया, इन पर आक्रमण कर और फिर यहाँ पर विजय हासिल करी थी राव शेखा ने। 1473 ईस्वी से 1477 ईस्वी में राव शेखा ने पन्नी पठानों की सहायता से नोपा सिंह जाटू से दादरी और अन्य जाटू राजपूतों से भिवानी पर विजय भी प्राप्त कर ली थी। उसने इस्तर खान के से हांसी, हैदर खान कायम खानी से हिसार को जीतकर अपने राज्य की सीमा का विस्तार किया था। ध्यान रखिएगा, उसने हांसी और हैदर कायम खानी से हिसार, हिसार कहाँ पर आता है, हरियाणा में, वो जीतकर अपनी जो है सीमा का विस्तार किया। 1449 ईस्वी में आमेरसर को अपने राज्य की राजधानी बनाया। आमेरसर में शेखा ने भगवान जगदीश का मंदिर तथा 1477 में शिकारगढ़ का किला भी किसने बनवाया था, तो ध्यान रखिएगा, इतने सारे अभियानों में सफल हुआ कौन, राव शेखा। महाराव की उपाधि हासिल करी, उसके बाद में मुल्तान, सेवार और नागरचल के शासकों को हराया, उसके बाद में दादरी जो है जीता, उसके बाद में हांसी और कायम खानी को हराकर हिसार जीता, और उसके अलावा इसने क्या करा, इसने है ना आमेरसर में भगवान जगदीश का जो है मंदिर बनवाया, और शिकारगढ़ का किला भी किसने बनवाया था, राव शेखा के द्वारा ही निर्मित किया गया था दोस्तों। 1488 में, जी हाँ 1488 की अगर मैं बात करूं तो 1488 में है ना दोस्तों, 1488 में क्या हुआ, रलावता नामक स्थान पर इसकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी, और इसकी वहां पर क्या बनाई गई है, छतरी भी बनाई गई है। जी हाँ, छतरी जो है वो यहाँ पर बनाई गई है। 1488 में रलावता नामक स्थान पर जब इसकी मृत्यु हो गई, वहां पर इसकी छतरी बना दी। महाराव शेखा ने अपने जीवन काल में कुल मिलाकर के कितने युद्ध लड़े, तो ध्यान रखिएगा 52 जो युद्ध हैं वो किसके द्वारा, राव शेखा के द्वारा लड़े गए। उसे जयपुर के कच्छावा वंश के उपवर्ग शेखावत जो है, जी हाँ शेखावत, जो शेखावटी क्षेत्र है ना, वहां पर ज्यादातर कौन रहते हैं, शेखावत रहते हैं, तो वहां का जो संस्थापक है ना दोस्तों, वो राव शेखा को माना जाता। तो शेखा से आप याद रखेंगे शेखावत, ठीक है। उसकी पत्नी गंगा कुमारी ने आमेरसर किले के मुहाने पर कल्याण जी का मंदिर बनवाया था। जी हाँ दोस्तों, ये बात भी ध्यान रखिएगा कि आमेरसर किले के मुहाने पर है ना कौन सा मंदिर बनवाया, तो कल्याण जी का मंदिर बनवाया गया था। बात करते हैं हम्मीर देव की। जी हाँ दोस्तों, ये अब नाम ध्यान रखिएगा, हम्मीर देव। ये हम्मीर देव की फोटो या चित्र आपको नजर आ रहा होगा। हम इनकी बात करने वाले हैं, हम्मीर देव चौहान। रणथंबोर जो है प्रमुख इनका केंद्र रहा, हम उनकी थोड़ी सी यहाँ पर बातचीत कर लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम्मीर है ना, तो दोस्तों क्या है कि बाघभट्ट के बाद में उसका एक पुत्र था जिसका नाम था जयद्र सिंह, है ना, रणथंबोर का शासक बना। जयद्र सिंह ने अपने जीवन काल में ही अपने छोटे पुत्र किसको, हम्मीर देव को, तो यहाँ पर ये बात ध्यान में रखनी है कि हम्मीर देव जी है ना, उनके पिताजी का नाम क्या है, जयद्र सिंह। तो जयद्र सिंह ने क्या किया, अपना उत्तराधिकारी किसे घोषित कर दिया था, हम्मीर देव को घोषित कर दिया था, और उसका राज्यारोहण किया। हम्मीर देव ने सिंहासन पर बैठते ही दिग्विजय की नीति अपनाते हुए उसने भीमरस के राजा अर्जुन को पराजित कर दिया था और मांडलगढ़ से कर वसूल किया। दक्षिण के परमार शासक भोज को पराजित कर दिया था। जी हाँ, दक्षिण के अंदर जो परमार शासक हुआ करता था जिसका नाम था भोज, उसको भी पराजित कर दिया, और चित्तौड़, आबू, वर्धनपुर, काठियावाड़, पुष्कर, चंपा होता हुआ वापस कहाँ पहुंच गया, रणथंबोर पहुंच गया। रणथंबोर पहुंचकर है ना दोस्तों, रणथंबोर पहुंचकर विजय के उपलक्ष्य में उसने कोटि यजन यज्ञ करवाया था, है ना, यज्ञ का नाम ध्यान रखना, कोटि, है ना। तो ध्यान रखिएगा, कैसे याद कर सकते हो कि इतना बड़ा काम किया, करोड़ों का काम किया, और करोड़ को क्या बोलते हैं, कोटि भी बोलते हैं, तो आप यहां से याद कर लीजिएगा, कोटि यजन है ना का उसने क्या किया था, यज्ञ करवाया था।
ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद दोस्तों आगे चलते हैं। का आयोजन करवाया, हम्मीर ने 17 युद्ध लड़े थे और 17 में से ऐसा कहा जाता है कि 16 युद्ध जो है दोस्तों उसमें वो क्या रहा था, विजयी रहा था। जी हाँ, 16 जो बैटल्स हैं उसमें वो क्या रहा था, विजयी भी रहा था, है ना। 16 युद्धों के अंदर विजय रहा। दिल्ली के जलालुद्दीन खिलजी ने हम्मीर देव की बढ़ती हुई शक्ति को देखा तो रणथंभौर की ओर वो रवाना हो गया। उस समय में एक शासक था जिसका नाम था जलालुद्दीन। तो जलालुद्दीन ने क्या किया कि जलालुद्दीन खिलजी ने हम्मीर देव की शक्ति को देखा और वो रणथंभौर की ओर जो है अपनी सेना लेकर के आ चुका था। अब दोस्तों क्या होता है, देखो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने झाइन से रणथंभौर की ओर बढ़कर दुर्ग की घेराबंदी कर दी थी। उसने चारों तरफ से जो है किले को क्या कर दिया था, बंद कर दिया था, यानी कि चारों तरफ से उसकी सेनाओं ने घेर लिया था। किसको, किले को घेर लिया था। काफी दिनों के प्रयास के बाद में सुल्तान को सफलता नहीं मिली तो घेरा उठाने का निर्णय लिया। जब अब उसके बाद में वहां पर है ना कोई आगे की स्थिति नहीं बन पा रही थी तो जलालुद्दीन ने क्या कर दिया, वहां से वो जो सेना है उसे वहां से वापस हटाने का फैसला ले लिया था। जलालुद्दीन खिलजी हम्मीर देव की मजबूत मोर्चाबंदी को नष्ट करने में असफल रहा। जिस प्रकार की रणनीति और मोर्चाबंदी की थी यहाँ पर हम्मीर देव ने, वो जो जलालुद्दीन है उसको हटाने में नाकामयाब यहाँ पर रहा था। अतः जून 1291 में सुल्तान रणथंभौर दुर्ग का घेरा उठाकर दिल्ली की तरफ कूच कर गया। तो उसके बाद में उसने अपनी सेना को वहां से हटाया और वो कहां चला गया दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा, वो चला गया दिल्ली की ओर। 1296 में जलालुद्दीन का भतीजा और दामाद अलाउद्दीन खिलजी उसकी हत्या कर दिल्ली का सुल्तान बन गया। जी हाँ दोस्तों, जलालुद्दीन खिलजी जिसने खिलजी वंश की स्थापना की थी और 1290 में स्थापना की थी, 1296 में उसी का एक भतीजा था जो उसका दामाद भी था जिसका नाम था अलाउद्दीन खिलजी। जी हाँ दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी ने अपने ही चाचा को मार दिया और अपने ही चाचा की हत्या करने के बाद में उसने क्या किया, अपने ही चाचा की हत्या करने के बाद में वो खिलजी वंश का शासक बन गया था। और अलाउद्दीन खिलजी चौहानियों की शक्ति को सहन नहीं कर सका और रणथंभौर जीतने की योजना बनाने लगा। अब इस बार अलाउद्दीन खिलजी जो नया शासक बन गया था उसने क्या किया, उसने है ना दोस्तों उसने क्या किया, अब वो चाहता था कि मैं जाकर के इन चौहानों को जो है ना वो हरा दूं और रणथंभौर जो है ना उसको जीत लूं। तो इस प्रकार की रणनीति अब कौन बनाने लगा, अलाउद्दीन खिलजी जो है दोस्तों वो बनाने लग गया था। अब दोस्तों यहां पर क्या हुआ देखो, है ना, आगे की अगर अपन बात करें तो उसी समय में उसे दुर्ग का आक्रमण करने का बहाना भी मिल गया। हम्मीर महाकाव्य के अनुसार ये बहाना हम्मीर द्वारा अलाउद्दीन खिलजी के बागी मंगोल मुगल शाह को शरण देना था। जी हाँ दोस्तों, एक मोहम्मद शाह था, उसको शरण देने का प्रयास, ऐसा कहा गया कि भाई जो है हम्मीर देव ने ना उसको शरण दी है। मंगोल सेनापति मोहम्मद शाह व कहबरू ने लूट का माल लेकर अलाउद्दीन सेना से बगावत करके हम्मीर के पास शरण ली। अब दोस्तों क्या हुआ, मंगोल के सेनापति था जिसने मोहम्मद शाह और कहबरू है ना, इन्होंने लूट का माल लेकर के अलाउद्दीन खिलजी के पास शरण ली थी। अमीर ने अपने शरण में आए हुए व्यक्तियों को देने से साफ इनकार कर दिया। अलाउद्दीन खिलजी से क्रोधित होकर रणथंभौर पर आक्रमण करने के आदेश दे दिए। और उसके बाद में अब यहाँ पर क्या कर दिया, यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी ने जो है ना वो आदेश दे दिए। किस बात के आदेश दे दिए दोस्तों, यहाँ पर है ना अमीर जो था दोस्तों अब वो उसकी शरण में चले गए। अब जब वो उसके शरण में चले गए, लेकिन है ना व्यक्तियों को क्या हुआ कि उसने ना शरण देने से साफ इनकार कर दिया, व्यक्तियों को देने से। जी हाँ, अलाउद्दीन खिलजी को उसको देने से मना कर दिया। अलाउद्दीन खिलजी उससे गुस्सा हो गया और रणथंभौर पर आक्रमण करने के लिए उसने क्या कर दिए, आदेश दे दिए। तो दोस्तों यहाँ पर क्या हुआ कि ये जो व्यक्ति थे जो कि हमीर देव की शरण में गए हुए थे, हमीर देव से जब वापस अलाउद्दीन खिलजी ने वो व्यक्ति मांगे तो हमीर देव ने मना कर दिया कि मेरी शरण में आए हुए व्यक्तियों को वापस नहीं सौंप सकता हूं। अलाउद्दीन खिलजी इससे बहुत क्रोधित हुआ और उसको एक बहाना मिल गया रणथंभौर पर आक्रमण करने का दोस्तों, है ना। अलाउद्दीन खिलजी ने 1299 के अंत में उलूग खां और नुसरत खां के नेतृत्व में शाही सेना को रणथंभौर दुर्ग पर आक्रमण के लिए भेजा। दो व्यक्तियों के नाम आपको ध्यान में रखने हैं, एक का नाम है उलूग खां और एक का नाम है नुसरत खां। जी हाँ दोस्तों, है ना, उलूग खां और नुसरत खां को कहाँ भेजा, उसने रणथंभौर सेना लेकर के भेज दिया। शाही सेना ने रणथंभौर के मार्ग की कुंजी कहलाने वाले झाइन पर आक्रमण किया। जी हाँ, वहां पर जो रास्ता जाता है जिसको कुंजी कहा जाता है, किसकी कुंजी कहा जाता है, रणथंभौर के किले की कुंजी कहा जाता है, वहां पर जो है आक्रमण कर दिया किसने, इस अलाउद्दीन खिलजी की शाही सेना ने। हमीर देव उस समय कोटी यजन यज्ञ को समाप्त कर मौन व्रत धारण किया हुआ था। जी हाँ, है ना, उसने कोटी यजन युद्ध जो है यज्ञ करवाया था, ये अभी हमने पढ़ा था। तो उसके बाद में उसने क्या कर रखा था, मौन व्रत जो है वो धारण कर रखा था।
हमीर ने अपने दो प्रमुख सैनिक, एक का नाम था भीम सिंह और एक का नाम था धर्म सिंह। जी हाँ दोस्तों, नाम ध्यान रख लेना, भीम और धर्म। तो याद रख लेना, भीम का धर्म, है ना। भीम जो है वो अपने धर्म का निर्वाह करने के लिए जाता है, ऐसे याद कर सकते हैं चाहे तो भीम जो है ना, भीम सिंह और धर्म सिंह को शत्रु का मुकाबला करने के लिए भेजा था। दोनों ने अलाउद्दीन खिलजी की सेना को बुरी तरह पराजित किया। भीम सिंह और धर्म सिंह लूट का माल लेकर वापस रणथंभौर की ओर लौट पड़े। भीम सिंह और धर्म सिंह रणथंभौर के निकट पहुंचे ही थे कि वहां पर क्या हुआ, उनको सूचना मिलती है। क्या सूचना मिलती है कि भैया जो शत्रु की सेना है ना, वो वापस जो है ना इकट्ठी हो चुकी है और इकट्ठी होकर के वापस से आक्रमण करने का प्रयास कर रही है। भीम सिंह ने धर्म सिंह को रणथंभौर भेज दिया। अब जो भीम सिंह और धर्म सिंह थे, उनमें से भीम सिंह ने क्या करा, धर्म सिंह जो था उसको बोल दिया कि भाई आप तो जो है रणथंभौर पहुंचो, है ना, और खुद जो है ना वो सेना लेकर के कहां पहुंच गया, मुकाबला करने के लिए पहुंच गया। इस बार उलूग खां ने राजपूतों की सेना को परास्त कर दिया। इस बार जो उलूग खां था, है ना, उलूग खां कौन, जिस अलाउद्दीन खिलजी ने जिसको भेजा था प्रमुख सेनापति के रूप में, तो अब इस उलूग खां ने क्या कर दिया, यहां पर हरा दिया, जिसमें भीम सिंह लड़ते हुए मारा गया। उलूग खां रणथंभौर की ओर बढ़कर वापस दिल्ली लौट गया था। उसके बाद में इसने भीम सिंह को मार दिया और वापस से फिर रिटर्न हो गया वो, कहां के लिए, दिल्ली के लिए। इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने एक और बड़ी सेना के साथ उलूग खां और नुसरत खां को पुनः रणथंभौर पर आक्रमण के लिए भेजा। अब उसके बाद में अलाउद्दीन खिलजी अभी भी नहीं माना। उसने क्या कहा उलूग खां और नुसरत खां को कि आप लोग और सेना इकट्ठी करो, और सेना इकट्ठी करने के बाद में वापस से एक बार पुनः उन्हें कहां भेजा, रणथंभौर भेजा। सेना ने रणथंभौर की क्या कर ली, दुर्ग की प्राचीरों की घेराबंदी कर ली। मतलब चारों तरफ से यहां पर अलाउद्दीन खिलजी की सेना ने उनको क्या कर लिया था, जो है चारों तरफ से घेर लिया था। दुर्ग में आए हुए एक गोले से नुसरत खां की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। दुर्ग से गोला बारूद जो है वो भी फेंका जा रहा था, है ना, तो उसमें नुसरत खां जो सेनापति था उसकी क्या हो गई थी, मृत्यु। इसका पता तुर्की सेना को चला तो तुर्की सेना वहां से भागने लगी। यह देखकर उलूग खां ने अपने भाई अलाउद्दीन खिलजी के पास नुसरत खां की मृत्यु की सेना की वापसी का समाचार भेजकर अधिक सैनिक भिजवाने की जो है वो अनुरोध किया। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने इसकी स्थिति को देखते हुए, है ना, एक विशाल सेना के साथ दिल्ली से रणथंभौर की ओर स्वयं ही वो जाने लगा। अब क्या हुआ दोस्तों, यहाँ पर है ना अलाउद्दीन खिलजी को जब ये सूचना मिली कि भैया नुसरत खां तो मर चुका है और उसके साथ में जो सेना थी वो सेना भी वहाँ से भाग खड़ी हुई है, तो इस स्थिति की गंभीरता को देखते हुए जब इस बात का पता चला तो वो खुद ही वहाँ पर अपनी विशाल सेना लेकर के आने को रवाना हो गया। दुर्ग पर उसने घेरा डाला। ये घेरा काफी दिनों तक रहा। जब वर्षा ऋतु निकट आने लगी और दिल्ली और अवध में भयंकर विद्रोह उत्पन्न होने की सूचना सुल्तान को मिलने लगी तो वो काफी चिंतित हो गया। उसने छल कपट का सहारा लेकर रणथंभौर दुर्ग को विजय करने का निश्चय किया। अलाउद्दीन खिलजी ने क्या करा, हमीर को संदेशा भिजवाया कि उसको संधि करना चाहता है, और हमीर ने अपने दो सेनापति रणमल और रतिपाल को संधि करने के लिए शिविर में भिजवाया था। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि अब ना अलाउद्दीन खिलजी क्या कर रहा है, छल बल से, है ना, ये रणथंभौर का किला जीतने की नीति उसने बनाने लगी। जब संधि करने की बात जो है वो इसने की तो हमीरदेव ने क्या किया, हमीरदेव खुद तो नहीं बल्कि अपने दो प्रमुख लोगों को, एक का नाम था, ध्यान रखिएगा, रतिपाल, और दूसरे का नाम था रणमल। तो रणमल और रतिपाल को वहां पर भेजा कि आप जाइए वहां पर और जाकर के क्या करिए, उनसे संधि जो है उनका प्रस्ताव जो है वो सुन करके आइएगा। अब सुल्तान ने रणमल और रतिपाल को क्या कर दिया, दुर्ग का लालच दे दिया। जो उनको लालच दे दिया कि भैया अगर तुम हमारे साथ शामिल हो जाते हो तो हम आपको क्या देंगे, किले देंगे। अब साहब हुआ क्या, इन दोनों सेना नायकों ने विश्वासघात के कारण दुर्ग के गुप्त मार्ग का पता तुर्कों को चल गया और गुप्त मार्ग से तुर्की सेना दुर्ग में पहुंच गई। अब जब इस बात का लालच उनके दिमाग में आ चुका था तो वो क्या हुआ, अलाउद्दीन खिलजी के साथ में मिल गए कि भाई हमको तो क्या मिलेगा, हमको जो है वो दुर्ग मिल जाएंगे, हम, है ना, वो लालच में आ गए। तो दोस्तों अब उसके बाद में क्या हुआ, अब उसके बाद में हुआ कुछ ऐसा कि ये जो रणमल और रतिपाल थे, इन्होंने, है ना, गुप्त रास्ता बता दिया। कहाँ का गुप्त रास्ता, किले का। तो वहां से जो सेना थी ना अलाउद्दीन की, वो उस गुप्त रास्ते से किले के अंदर प्रवेश कर गई। और इतिहासकारों के अनुसार मुसलमानों के द्वारा 1 वर्ष तक लंबी घेराबंदी के कारण दुर्ग के भीतर खाद्य सामग्री का वैसे ही भयंकर जो है अभाव हुआ था। जी हाँ बिल्कुल। अब क्या हुआ कि यहाँ पर, है ना, बहुत ज़्यादा अभाव हो चुका था ऑलरेडी। किस बात का, खाने पीने की चीज़ों का, क्योंकि 1 साल हो चुका था लगभग, और एक साल से, है ना, कुछ भी बाहर की कार्यवाही हो नहीं पा रही थी, है ना, तो जिसकी वजह से क्या हुआ कि यहाँ पर खाद्य सामग्री का भयंकर अभाव हो गया था। ऐसी स्थिति में हमीर ने दुर्ग में बंद रहना उचित नहीं समझकर आक्रमण करने का निश्चय कर लिया। आक्रमण करने से पूर्व राजस्त्रियों ने हमीर की रानी रंगदेवी और उसकी पुत्री पद्मला के नेतृत्व में क्या किया, यहाँ पर, है ना, जौहर किया था। जी हाँ दोस्तों, ये जल जौहर के नाम से जाना जाता है। अब क्या हुआ दोस्तों, हमीरदेव ने सोचा कि अब हमें, है ना, यहाँ पर किले में बंद रह करके नहीं बल्कि दुश्मनों का सामना करना ही उचित होगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, जब ऐसी बात हुई तो
यहाँ पर जो रानी थी जिनका नाम था रंग देवी और रंग देवी की पुत्री जिसका नाम था पद्मला, इन दोनों ने मिलकर के जल में है ना क्या कर लिया, जौहर कर लिया था। इसके बाद राजपूत सैनिकों ने केसरी वस्त्र धारण कर कर दुर्ग के फाटक खोल दिए और दोनों पक्षों में जमकर युद्ध हुआ, जिसमें हम्मीर वीरता पूर्वक लड़ता हुआ मारा गया। जी हाँ दोस्तों, उसके बाद में क्या हुआ कि भयंकर युद्ध हुआ और इस युद्ध में हम्मीर देव जो है वो वीर गति को प्राप्त हुए। 11 जुलाई 1301 को रणथंबोर पर अलाउद्दीन खिलजी का शासन स्थापित हो गया। जी हाँ, कब? 1301 में। तो 1301 के अंदर यहाँ पर 11 जुलाई के दिन खिलजी का शासन स्थापित हो गया। हम्मीर के विश्वासघाती सेना नायकों रणमल और रतिपाल को अलाउद्दीन खिलजी ने यह कहते हुए जो अपने स्वधर्मी राजा के प्रति निष्ठावान नहीं रह सके उनसे भविष्य में स्वामी भक्ति की आशा कैसे की जा सकती है और दोनों को मरवा दिया। जी हाँ, उसके बाद में ये जो व्यक्ति थे यहाँ पर है ना रणमल और रतिपाल, इनकी भी हत्या कर दी। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। जी हाँ, उन्होंने लालच किया था, तो अलाउद्दीन खिलजी ने सोचा कि जब ये लालच के कारण से मेरे से आकर के मिल चुके हैं, अपने जो बहुत पुराने जो स्वामी हुआ करते थे, शासक हुआ करते थे, राजा हुआ करते थे, उनके साथ में भी जब ये विश्वासघात कर सकते हैं तो मेरे साथ में विश्वासघात तो कभी भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से फिर उनकी भी हत्या करवा दी। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है दोस्तों, अब यहां पर अब अलाउद्दीन खिलजी ने क्या कर दी? हत्या करवा दी। अब क्या हुआ दोस्तों? देखो आगे बढ़ते हैं। अब ये हुआ कि भैया रणथंबोर के युद्ध में अलाउद्दीन खिलजी के साथ में अमीर खुसरो नाम का एक विद्वान भी था। जी हाँ, अमीर खुसरो एक बहुत बड़ा विद्वान था जिसने खुजाइनुल फुतूह नामक एक पुस्तक भी लिखी है। दोस्तों ये बात ध्यान रख लीजिएगा। हमीर हट के लिए विश्व में प्रसिद्ध हुआ, जिसने अपनी शरण में आए हुए व्यक्तियों को कभी नहीं लौटाया, चाहे उसके लिए अपने पूरे परिवार की बलि क्यों न देनी पड़े। जी हाँ, अगर हमीर जो है ना अगर जिद नहीं करता और वो वापस उन्हें लौटा देता, शायद है ना जो सैनिक उसके शरण में आए थे, जो सेनापति उसके शरण में आए थे, और अगर ऐसा हो जाता तो शायद ये युद्ध नहीं होता। लेकिन हमीर के बारे में कहा जाता है कि हमीर बहुत हठी स्वभाव का था, जो एक बार सोच लिया उसके बाद में वो अपने आप की भी नहीं सुनता था। जी हाँ दोस्तों, उसके लिए कहा जाता है कि सिंह सबन सतपुरुष वचन कदली फलत एक बार, तीरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार। इसका मतलब यह है कि सिंह जो है वो अपने बच्चों को एक बार जन्म देता है, सतपुरुष जो है एक ही बार वचन देते हैं, जो केला का पेड़ होता है वो अपने जीवन काल में एक ही बार फल देता है, और अगर मान लीजिए किसी की शादी होती है तो एक ही बार जो है उसके है ना पीठी और तेल लगाया जाता है। और उसी प्रकार से हमीर ने एक बार अगर कोई हट पकड़ ली तो फिर वो उसके लिए दूसरी बार नहीं सोचता था। ये ऐसा इतिहास में हमीर देव के लिए कहा गया है। हमीर ने अपने पिता जयसिंह के 32 वर्षों के शासन की याद में रणथंबोर दुर्ग में 32 खंभों की छतरी बनवाई, जिसे न्याय की छतरी कहते हैं। हमीर देव ने अपनी पुत्री पद्मला के नाम पर पद्मला तालाब भी बनवाया था। जी हाँ दोस्तों, है ना, हमीर के दरबार में बीजादित्य नाम का एक कवि रहता था, और हमीर की मृत्यु के साथ ही रणथंबोर के चौहानों की शाखा क्या हो गई दोस्तों? समाप्त हो गई। तो यहाँ पर अब क्या हुआ, जब हमीर की मृत्यु हो गई थी तो हमीर की मृत्यु के बाद में जो शाखा है चौहानों की रणथंबोर में वो समाप्त हो चुकी थी। और उससे पहले यहाँ पर है ना एक छोटी सी बात जो आपको ध्यान में रखनी, कि पद्मला नाम का एक क्या है छोटा सा तालाब बना हुआ है, पद्मला तालाब के नाम से जाना जाता है। पद्मला कौन? तो वो पुत्री है, किसकी पुत्री? हमीर की। बीजादित्य नाम का कवि किसके दरबार में रहता था? बीजादित्य। तो ध्यान रखना, हम क्या करते हैं? बीज डालते हैं। हम सब वर्षा के ऋतु में क्या डालते हैं? बीज। तो उससे याद रखें, हमसे हमीर के समय में कौन था? बीज था, यानी कि बीजादित्य। और उसके बाद में हमीर ने अपने पिता जयसिंह के 32 वर्षों के शासनकाल के उसमें है ना 32 जो है दोस्तों है ना खंभों की क्या बनाई थी? छतरी बनवाई थी। तो दोस्तों ये थी बात किसकी? हमीर देव की, राव शेखा की, और मुगलों के कुछ जो शासन व्यवस्थाएं हैं उसके बारे में। और इसी श्रृंखला को हम आगे बनाए रखेंगे, और आप इस चैनल को है ना सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। अभी के लिए दोस्तों फिलहाल इतना ही। हाँ, अगर बेल आइकन नहीं दबाया हो तो वो जरूर से दबा लीजिएगा, ताकि जो वीडियोस हैं आपको जब जब भी अपलोड हों फटाफट से उसकी सूचना आप तक पहुंच जाए। दोस्तों आज के लिए फिलहाल इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।